अब आता है, अब बात करें हम आगे की ओर अगले भाग में। इसमें पीछे हमने जाना किसके, थॉमसन के बारे में। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो अमान्य हो गया था, उसके अमान्यता का सबसे पहला कारण था अल्फा प्रकीर्णन। तो अब जानते हैं हम रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन ही समझे पहले। अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा प्रकीर्णन क्या होता है? इस प्रयोग को किया सन 1911 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। इस वैज्ञानिक ने किया, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में इस प्रयोग को समझाया। इसके लिए इन्होंने एक पतली स्वर्ण पत्र ले लिया, सोने की पन्नी ले ली। क्वेश्चन यहां उठता है सबसे पहले, सोने की पन्नी ही क्यों ली गई? इसका आंसर थोड़ी देर बाद जाने। एक स्वर्ण पत्र लिया, सोने की पन्नी ली, उस स्वर्ण पत्र पर पतली सी फैलाली से स्वर्ण पत्र पर अल्फा प्रकीर्णन, कौन से कणों को? अल्फा कणों का वर्षण किया। बहुत सारे अल्फा कण डाले। कौन से कणों का वर्षण किया? अल्फा। और इससे निकलने वाले, इस पन्नी पर जैसे ही अल्फा कण गिरे, उन अल्फा कणों का दूसरी तरफ पथ देखा, और उस पथ को देखने के पश्चात परमाणु के संबंध में कुछ तथ्य स्पष्ट किए। सबसे पहले यह स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया गया? क्वेश्चन यह उठता है। सोने में एक गुण होता है जो अन्य चीजों में नहीं होता, अन्य धातुओं में नहीं होता है, वो है गुण तन्यता का। सबसे ज्यादा ताना जा सकता है सोने को, पतले से पतला पीटा जा सकता है, इसलिए आभूषण में अच्छे डिजाइन सोने के निकलते हैं। लोहे के नहीं निकल सकते, लोहे को इतना नहीं ताना जा सकता, लोहे को इतना पतला नहीं पीटा जा सकता। दूसरी बात, सोना चमकदार है। तीसरी बात, सोने पे जंग नहीं लगती, इसलिए हम इनको आभूषण में प्रयोग करते हैं। मेन सबसे बड़ा गुण है तन्यता का। सोने का 1 मिलीग्राम सोना लेके 3 किलोमीटर लंबा तक तार खींचा जा सकता, उसका इतना पतला फैलाया जा सकता। तो इसी कारण में से बिल्कुल पतला पन्नी, वर्ड बोला हमने, पत्र, पन्नी, पन्नी की तरह स्वर्ण पत्र लिया। स्वर्ण पत्र पन्नी की तरह लेने से परमाणु क्या हो गए? बिल्कुल दूर दूर हो गए। जब परमाणु दूर दूर हो गए, इस पे कौन से कण डाले हमने? अल्फा कण। जैसे ही अल्फा कण डाले तो कुछ अल्फा कण तो सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए, कुछ अल्फा कण अपने पथ पर वापस आ गए। यह घटना सामने बिल्कुल स्वर्ण पथ से निकलने वाले कणों को देखा। क्या किया? सन 1911 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक स्वर्ण पत्र लिया। इस स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों का क्या किया? वर्षण किया। कौन से कणों का वर्षण किया? अल्फा कणों का वर्षण किया। और इस अल्फा कणों के जो वर्षण किया, उसके पथ को देखा। जब उसके पथ को देखा तो कुछ पथ इस तरह, कुछ अन्य निष्कर्ष हमें क्या हुए? प्राप्त हुए। उनमें से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, वो निष्कर्ष के बारे में समझे हम। निष्कर्ष क्या थे जो हमें प्राप्त हुए? निष्कर्ष जो हमें पॉइंट प्राप्त हुए, उन्हें समझें। हमें निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। नंबर, पहली बात, चित्र यहां देखते जाएंगे। जो परमाणु बना ले रहे हैं, इस परमाणु को, परमाणु जब इस पे अल्फा कणों का वर्षण किया तो अधिकांश अल्फा कण कैसे चले गए? बिल्कुल सीधे चले गए। अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, नंबर फर्स्ट पॉइंट में हम इसमें बात करें कि अधिकांश अल्फा कण कैसे चले गए? सीधे चले गए। स्वर्ण पत्र पर किया, नंबर फर्स्ट पॉइंट, अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, बिना विचलित हुए चले गए। इसका मतलब, इससे ये निष्कर्ष निकला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। थॉमसन का परमाणु जो था वो ठोस था, ठोस था, धनावेश सब जगह क्या था? फैला हुआ था। लेकिन ये कह रहे हैं कि अधिकांश अल्फा कण कैसे चले गए? सीधे चले गए। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग
खोखला है। फिर से रिपीट करें, जो परमाणु बनाया हमने, यह परमाणु है। परमाणु पर जब अल्फा कण डाला गया तो अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए कैसे चले गए, सीधे चले गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला। दूसरे पॉइंट पर आए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, इसका मतलब है जो धन आवेश है वो बीच में कहीं है, धन आवेश एक स्थान पर केंद्रित है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। अर्थात इससे स्पष्ट है कि परमाणु का धनावेश एक स्थान पर केंद्रित है। एक स्थान पर क्या है, तभी तो इन पर प्रतिकर्षण लगा। प्रतिकर्षण लगा, जब इसके नजदीक पहुंचे तो ये दूर को हट गए। कुछ अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण अपने पथ पर कुछ अधिक कोण पे भी लौटे, ऐसे इस तरह से। और कुछ अल्फा कण अपने ही पथ पे क्या हो गए, वापस आ गए। इससे स्पष्ट हुआ कि यह धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि इनकी संख्या 1 लाख में से एक थी, बहुत कम थी। 1 लाख अल्फा कण डाले तब 1-2 अल्फा कण ऐसे मिले जो अपने पथ पर क्या हुए, वापस आए या अधिक कोण पर विचलित हुए। बहुत कम थी इनकी संख्या। इसका मतलब है तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा, क्या कहा कि कुछ अल्फा कण अपने पथ पर क्या हो गए, वापस आ गए। अर्थात यह धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म है। धनावेशित भाग कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म है। इस भाग को क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। इस भाग को क्या कहा गया, नाभिक। जो ये सूक्ष्म भाग है उसे नाभिक कहा गया। और इस नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर अर्थात 1 फर्मी के बराबर थी। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻। फर्मी नामक वैज्ञानिक ने नाभिक नापने के लिए एक दूरी बनाई जो अत्यंत सूक्ष्म थी। उसका मात्रक इन्होंने क्या रखा, फर्मी रखा अपने ही नाम पर, तो 1 फर्मी के बराबर थी। अब गौर करने वाली बात है, परमाणु था 10⁻10 मीटर का और नाभिक है 10⁻15 मीटर का है। 10⁻15 यानी अत्यंत सूक्ष्म भाग है जी। 10⁻15 मीटर त्रिज्या है इसकी। इस भाग को क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। चौथी बात इन्होंने कहा कि जो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या है, प्रकीर्णित माने मुड़ने वाले, ये मुड़ रहे जो अल्फा कण, इनकी संख्या जो थी वो विचलित कोण, विचलन कोण, अर्ध विचलन कोण के जया के चतुर्थघात के क्या थी, व्युत्क्रमानुपाती थी। यानी इन्होंने चौथी बात में स्पष्ट किया, जो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अर्ध विचलन कोण की जया के चतुर्थघात के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और पांचवी बात इन्होंने कूलाम के नियम की व्याख्या की, तो इन्होंने उससे भी यह बताया Ze² के समानुपाती। Z परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी 5 पॉइंट इन्होंने अपने उसमें दिए। फिर से एक बार रिपीट कर दें, सन 1911 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अल्फा प्रकीर्णन को समझाया। इसके लिए इन्होंने अल्फा कण लिए। इन अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र पर डाला। स्वर्ण पत्र लेने का कारण, क्योंकि स्वर्ण पत्र की तन्यता सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे पन्नी के रूप में फैलाया जा सकता है और इसके परमाणु अलग अलग फैल जाएंगे। जब इस पे अल्फा कण डाले और इससे निकलने वाले अल्फा कणों को स्पेक्ट्रोमीटर से देखा। किससे देखा, स्पेक्ट्रो। तो इनके जो पथ थे वो निम्न प्रकार प्राप्त हुए और कुछ नए निष्कर्ष हमें क्या हुए, प्राप्त। पहली चीज, अधिकांश अल्फा कण कैसे चले गए, सीधे चले गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु गोलाकार तो है, ये तो कंफर्म हो गया था। यानी थॉमसन ने एक चीज तो कह दी थी, परमाणु गोलाकार है जिसकी घात 10⁻10 मीटर त्रिज्या की है। एक इन्होंने कहा परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला।
कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से क्या हुए, विचलित हुए। विचलन का कारण प्रतिकर्षण बल है। धन आवेश, एल्फा कण जो होता है वो धनात्मक होता है एल्फा कण, और धन आवेश प्रतिकर्षित कर रहा है इसे। नाभिक भी धनावेशित है, ठीक है। तो ये इसे प्रतिकर्षण करेगा तो दूर को हटेगा। इसका मतलब है यह भाग की किसी एक स्थान पर केंद्रित थी, जो परमाणु के केंद्र की तरफ थे नजदीक, वो एल्फा कण क्या हो गए, विचलित हो गए। अर्थात इसका मतलब यह है कि परमाणु के केंद्र के समीप ही धनावेश एकत्रित है। तीसरी बात, बहुत कम एल्फा कण अपने पथ पर लौटे या अधिक कोण पर विचलित हुए। इससे स्पष्ट हुआ जो नाभिक है वह अत्यंत सूक्ष्म है, उसके मान 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का होगा। फिर प्रकीर्णित एल्फा कणों की संख्या और निष्कर्ष दिए, कूलाम के नियम की सत्ता हुई इससे। प्रकीर्णित एल्फा कणों की संख्या जो है वो विचलन कोण, अर्ध विचलन कोण की जया, अर्ध विचलन कोण की जया के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरी बात, प्रकीर्णित एल्फा कणों की संख्या ZE नाभिक में उपस्थित आवेश के वर्ग के समानुपाती था। यह इसके एल्फा प्रकीर्णन के निष्कर्ष थे। हम जनरली केमिस्ट्री में 3 पॉइंट ही पढ़ते हैं, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल हमें नहीं लगाने होते, तो यही खत्म कर दिया जाता है। केमिस्ट्री में कह दिया जाता है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, धनावेश एक स्थान पर केंद्रित है, इसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक अत्यंत सूक्ष्म है, 10⁻⁻15 मीटर कोटि। यह एल्फा प्रकीर्णन है, जिसे हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा और पीछे केमिस्ट्री में भी 11th में पढ़ा होगा।